ओके स्टार्ट। ठीक है, तो ये वाला टैग जो था ये क्या था, बॉडी का टैग था। उसके बाद हेडर, इनको हम अब ये समझ लें ये पेज की डिवीजन हो रही है, बॉडी की डिवीजन हो रही है, ये बॉडी की पहली डिवीजन, ये आपने हेडर बोला था ना, तो ये अब हेडर कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में। नीचे ये वाला पार्ट बचा सारा, ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में। तो इसका क्या मतलब है, मैंने एक बॉडी का टैग बनाया, उसके अंदर एक हेडर का टैग बनाया, उस हेडर को 2 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया, फिर नीचे कंटेंट बनाया और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जब आप इस तरह से डिवीजन कर लेंगे तो वेबसाइट बनाना आसान हो जाएगी। अब देखें इस साइड पर और कितने डिवीजन हो सकती है, ठीक है, इस साइड पर कितनी डिवीजन हो सकती है, समझ रहे? ये पेज को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब इसी तरह से ये एक अगली वेबसाइट देखें, अब इसमें बताएं, अब ये देखें ये वाला कौन सा टैग है, बॉडी सही है, ये वाला सही है, ये वाला डिवीजन, हेडर की डिवीजन हुई, और उसके बाद ये एक और डिवीजन, ये हेडर, ये 3 हिस्सों में देखे डिवाइड हो गया ना, ठीक है, ये समझ आई, ये एंड वाली डिवीजन दोनों हिस्सों में डिवाइड होगी। अब ये वाला पेज है, ये वाला वो टास्क है जो आज हमने परफॉर्म करना है। अब ये देखें इसमें ये वाला, ये वाला, अब देखें हेडर, देखें मैं कितना बड़ा ले गया, फुटर नहीं करना इसको, फुटर तब तक नहीं आएगा जब तक हेडर, बॉडी और कंटेंट का फुटर का पार्ट नहीं आएगा। ये क्या है, हेडर है पूरा। अब मुझे कैसे पता मैंने इस वाले हिस्से को ही हेडर क्यों नहीं कह दिया, ये देखिए जब आपको चेंज नजर आए ना, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये सारा कलर सेम है, सेम कलर है, कहाँ तक, ये हेडर। पिछली वेबसाइट में भी हमने ऐसे ही किया था, ये देखिए मुझे चेंज कहाँ तक नजर आ रहा था, तो मैंने इस पूरे को क्या कह दिया था। इसी तरह इससे पीछे वाली को भी ये देखें, मुझे चेंज यहाँ तक नजर आया था तो मैंने इसको हेडर कह दिया था। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करती है कि जहाँ तक चेंज नजर आए वो क्या है, हेडर है। उसके बाद अगली चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब ये देखें, अब ये हेडर है, अब ये नज़र आ रहा है कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ, ये पहले ऊपर आ गया वो डिवीजन, और उसके बाद ये डिवीजन 2 हिस्सों में डिवाइड हो, ये देखिए ये लेफ्ट डिवीजन बनी और वो राइट डिवीजन बनी। अब इसी स्केलेटन को कोड में लिखना, अब इसको कोड में लिखने का तरीका क्या है, इसको कोड में लिखने का तरीका क्या है, हम एटम टेक्स्ट एडिटर को लिखते हैं, ठीक है। एटम टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे तो ये उसकी वेबसाइट है और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसकी वेबसाइट atom.io है, यहाँ से डाउनलोड होगा। और इसके बाद हमने बात की कि जब तक ये डाउनलोड हो जाए हम अपनी PSG की फ़ाइल देख लेते हैं। तो ये है PSG की फाइल, ठीक है, ये देखिए .psg इसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है ना, तो ये क्लाइंट आपको देगा .psg की फ़ाइल। आपने इस फाइल में से सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर दी। जो नेक्स्ट डे की वर्कशॉप होनी है ना, वो इसी पे PSG पे होनी है कि ये वाली PSG किस तरह से बनाते हैं, PhDs किस तरह से बनाते हैं। इसको बोलते हैं UI डिज़ाइन, जो ग्राफिक डिज़ाइन की एक फील्ड है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फाइबर की प्रोफाइल।
ठीक है, ये फाइबर की प्रोफाइल है। और अगर मैं इसको स्विच करूँ बाइक, और यहाँ पे मैं लिखूँ जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है PSD to HTML। इसको लिख के मैंने सर्च किया तो ये देखिए ये वो लोग हैं जो ये काम $60 में करके दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें 20, 60, 5, 10, 30। ये काम आसान है मगर लेंथी है। आसान है, लेंथी है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई इतनी कोई ख़ास कोडिंग भी इस्तेमाल नहीं होती। HTML के टैग्स हैं और डिज़ाइनिंग आनी चाहिए बस। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी वेबसाइट है जिसके बारे में आपको तीसरे दिन बताया जाएगा, वो पीपल पर आवर है। ये इस पर भी अगर मैं सर्च करूँ तो अगर सर्च करें तो वो क्या कर रहे हैं, हम PSD to HTML देखें। इस पर भी लोग जो है वो यही चीज़ें बना के दे रहे हैं, 60, 40, $25, 35, 30, 65। ठीक है, ये स्किल आसान है, हर कोई कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। अब ये PSD फाइल आ गई। इस PSD फाइल का इसमें यूनिकनेस ये है कि इसमें हर चीज़ अलग अलग है। ये अलग मूव हो रहा है, ये अलग मूव हो रहा है, ये अलग मूव हो रहा है। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए अपने वेबसाइट में लगाने के लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों को निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। कि हम स्लाइस कर रहे हैं, PSD को स्लाइस कर रहे हैं, PSD को डिफरेंट हिस्सों में स्लाइस कर रहे हैं। मुझे ये आइकन निकालना है तो बड़ा आसान है। आपने क्या करना है कि इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ऑटो सेलेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप उसके बाद जिस चीज़ पे भी क्लिक करेंगे ना, ये देखें वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट करता जा रहा है। ये लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो रही है। अब आपने मैं ये वाली लेयर निकाल ली, ये वाली इमेज निकालनी है, इस पर क्लिक करें, वो देखें उसने लेयर सेलेक्ट कर ली। ये वही लेयर है मोबाइल वाली। इस पर राइट क्लिक करें और क्विक एक्सपोर्ट एज PNG कर दें। सिर्फ ये पूरी इसमें से ये वाली PNG बाहर निकल आएगी। मैंने इसका नाम सेट किया। ठीक है, ये मेरे पास आईफोन ये वाली, ये देखो ये पूरी वो इमेज निकल है। अब मैं इस इमेज को अपने HTML में लगा के यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जो लोग अभी दोबारा जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको रिपीट कर दें दोबारा एक दफ़ा। हम लोगों ने जो काम करना था वो ये है कि हमने PSD से HTML बनानी है। PSD एक ऐसी फाइल है जो क्लाइंट, आप जब आपको कोई कहे ना कि वेबसाइट बनानी है तो आप उससे कोई ना कोई पिक्चर डिमांड करेंगे कि कोई पिक्चर दिखा दे या उस तरह की बनी बनाई वेबसाइट दिखा दे। तो उस पिक्चर को या उस जो फॉर्मेट आप मांगते हैं वो PSD कहलाता है। ठीक है, उसको PSD फाइल कहते हैं। उस फाइल को लेके हम उसको HTML और CSS में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर है इसके लिए वो है फोटोशॉप और एटम टेक्स्ट एडिटर। फोटोशॉप का सबको पता है क्या होता है। फोटोशॉप यूज़ किया हुआ है, फोटोशॉप किसी ने नहीं किया हुआ। इसमें सिर्फ हमने उसको इसी हद तक यूज़ करना होता है इमेजेस निकालने के लिए। यही इसके दो काम हैं जो हमने इसमें से करना है। क्या हुआ? PSD का फोटोशॉप को अभी मैं आपको दोबारा भी एक दफ़ा दिखा दूँगा कि क्या काम है। ये है एटम टेक्स्ट एडिटर। जब आप लोग अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं तो आप वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए PPT यूज़ करते हैं। इसीलिए इसी तरह HTML का कोड लिखने के लिए हम एटम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये HTML के कुछ टैग्स हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि बॉडी का टैग क्या होता है, H1 क्या होता है, पैराग्राफ ये इमेज के लिए है, ये डिवीजन्स के लिए है। ये सारे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएंगे जब आप ये वाली पिक्चर्स को देखेंगे। अब देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एक वेबसाइट बना के दें जिसके ऊपर ना फॉर्म लगा, इसको फॉर्म बोलते होते हैं। ये जो फील्ड्स है ना इसको फॉर्म बोलते होते हैं कि उसके ऊपर फॉर्म लगा हुआ हो, एक रजिस्टर का फॉर्म हो और एक लॉगिन का फॉर्म हो।
आप मुझे बना के दे देंगे, मैं कहूँगा नहीं ऐसे नहीं चाहिए मुझे। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा सारा कोड चेंज करेंगे? नहीं, आप फिर क्या करेंगे, उस बंदे को कहेंगे कि भाई हमें कोई फ़ाइल दे दे जिसको देख के हम तुम्हें वैसी बना दें, तो ये वो फाइल, वो इस तरह की फ़ाइल आपको देगा। अब आपने इसको एज अ स्केल्टन देखना। स्केल्टन देखने का तरीका क्या है, ये बॉक्स नज़र आ रहा है इसके पास, इस बॉक्स को हम बोलते हैं बॉडी टैग। ये बॉडी का टैग है, ये जो अभी हमने पिछले ये वाला टैग पढ़ा था, ये वाला टैग है बॉडी टैग। पूरा पेज क्या कहलाता है, बॉडी टैग में। उसके बाद अब इस पेज के अंदर ना डिवीजन्स हुई हुई हैं, इस बॉडी की डिवीजन्स हुई हुई हैं, वो डिवीजन्स हमने देखनी है। ये पहली डिवीजन है, देख रहे हैं यहाँ से मुझे चेंज नज़र आया था तो मैंने कहा कि ये पहली डिवीजन है, तो इस डिवीजन को हम बोलते हैं हेडर। उसके बाद ये देखें, कुछ कंटेंट राइट साइड पे है, कुछ लेफ़्ट साइड पे, सॉरी कुछ लेफ़्ट साइड पे और कुछ राइट साइड पे। तो इसका मतलब है कि ये हेडर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ये है वो दो हिस्से, एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का। फिर इसी तरीके से आप यहाँ देखें, डिवीज़न नज़र आ रही है, कोई डिवीज़न नज़र आ रही है कि पेज की शायद डिवाइड हुआ हुआ, कुछ चीज़ें राइट तरफ लिखी हुई हैं और कुछ लेफ़्ट तरफ लिखी हुई हैं। इसका मतलब है इसको इस तरह से डिवाइड किया, कुछ कंटेंट लेफ़्ट पे और कुछ कंटेंट राइट पे। अब देखिए ये राइट वाला कंटेंट और डिवाइड हो सकता है, ये देखिए ये वाली जो चीज़ें लिखी हुई ये क्या है, ये पैराग्राफ पी के टैग में आएगा। ये जो टैग अभी हमने पीछे देखा ना, ये वाला, ये पैराग्राफ पी का टैग। और ये नीचे क्या लगी हुई है, कौन सा टैग, IMG वाला, इमेज वाला टैग, IMG, ये वाला टैग यूज़ होगा। फिर इसी तरह ये इसके राइट साइड वाले के अंदर दो डिवीजन्स हैं। ये जो हेडिंग लिखी हुई है, तो हेडिंग H से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए कौन सा टैग, H वाला टैग। H1 से H6 के दरमियान कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। ये डिवीजन्स बाद में आएंगे कि H1 कब यूज़ होता है, H2 अभी आगे आ जाएंगे। ये देखिए ये पूरा पेज इस तरह से डिवाइड हुआ है, इनको बोलते हैं डिवीजन्स। ये डिवीजन्स कौन परफॉर्म करवाता है, डिव का टैग। डिव का मतलब है डिवीजन्स। पेज की डिवीजन्स कौन कर रहा होगा, डिव का टैग। अब ये एक वेबसाइट है, अब ये कौन सा टैग है, बॉडी का टैग। ये कौन सा टैग है, हेडर का टैग है। जहाँ पर चेंज नज़र आए ना, जहाँ से यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ के बाद आके वो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हेडर एंड हो गया। ये सारा पार्ट कौन सा है, हेडर का पार्ट है। और हेडर के अंदर ये पहली डिवीजन। अब इसको देखें, कुछ कंटेंट राइट पे है, कुछ सेंटर में है और कुछ लेफ़्ट पे है, तो इसका मतलब है कितने हिस्सों में डिवाइड है, हेडर फिर आके दो हिस्सों में डिवाइड है, 3 हिस्सों में डिवाइड है। उसके बाद इस वाले कंटेंट को देखें, कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ लेफ़्ट पे कुछ राइट पे, तो इसका मतलब है ये भी। अब आपने जब वेबसाइट देखा करनी है तो आपने उसको ऐसे देखा करना कि ये इस तरह से डिवीजन हुई हुई। हमारा जो टास्क है वो इस वेबसाइट को परफॉर्म करना है। अब ये देखें, ये क्या है, बॉडी का टैग, ये वाला बॉडी का टैग। उसके बाद इसका हेडर कहाँ तक होगा, जहाँ तक आपको जहाँ पे चेंज नज़र आ जाए। ये देखिए यहाँ तक मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा कलर में, मुझे एक चेंज यहाँ पर नज़र आया, तो हेडर टैग यहाँ तक, ये सारा हेडर है। उसके बाद ये ऊपर नेविगेशन बार होती है, इसको नेविगेशन बार बोलते होते हैं। तो ये नेविगेशन बार किस में डिवाइड है, एक डिवीजन के साथ डिवाइड है। और वो इसमें भी कुछ चीज़ें लेफ़्ट पे और कुछ राइट पे। इसका मतलब क्या है कि ये दो हिस्सों में डिवाइड है। इसके बाद ये भी कुछ चीज़ें लेफ़्ट पे, ये कुछ राइट पे, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है। ये क्या लिखी हुई है, हेडिंग, कौन सा टैग होगा, H1। ये क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ, P का टैग होगा। ये कौन सा कौन सा टैग होगा, IMG का। और ये बटन है, ये भी अब आगे आ जाएगा ये किस तरह से होगा। ठीक है, अब हमने इसी स्केलेटन को लिखना है, इसी स्केलेटन को हमने एटम के अंदर लिखना है और इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं बॉडी के टैग से। इंस्टॉल कर लेते हैं।
ठीक है, ये मैंने एक वर्कशॉप का फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे। अब आपने जब भी काम किया करना ना तो एक एक फाइल नहीं यहाँ पे खोल ली। आपने क्या किया करना, ठीक है, आपने क्या किया करना है कि ये पूरा मैंने एक फोल्डर बनाया वर्कशॉप के नाम से। आपने इधर एक एक फाइल ही बनानी है, एटम खुला हुआ है, आपने ये पूरा फोल्डर एक साथ ड्रैग कर लेना है इसके ऊपर। ठीक है, ये फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पर राइट क्लिक करें और न्यू फाइल बनाएं। इसका नाम रख लें index.html। इसका इंडेक्स नाम रखने का भी एक वो है, यानी कि पैरामीटर है कि हम इंडेक्स ही नाम क्यों रखते हैं। मैंने ABC नाम क्यों नहीं रखा, क्यों रखते हैं ऐसे? मैं ABC भी रख सकता था, इनाम भी रख सकता था, वर्कशॉप भी इसका नाम रख सकता था, लेकिन नहीं रखा। इंडेक्स हम नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी वेबसाइट स्टार्ट होती है, जैसे ये वाली वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, अभी हमेशा इसी पेज से क्यों स्टार्ट होती है? ये इस पेज से क्यों नहीं स्टार्ट होती? कोई और पेज क्यों नहीं खुलता? उसकी वजह यह है कि जब भी एप्लीकेशन या वेबसाइट जब भी स्टार्ट होती है, उसको एक स्टार्टिंग स्क्रीन चाहिए होती है। उस स्क्रीन का नाम हम इंडेक्स इसलिए रखते हैं कि जब भी वेबसाइट स्टार्ट हो तो ये वाला पेज सबसे पहले दिखा दो, ये वाला पेज जो है वो सबसे पहले दिखा दो। तो जिस पेज का नाम इंडेक्स रखा होगा, जैसी वेबसाइट लोड होगी वो सबसे पहले वही आएगा। ठीक है, बाकी पेजेस उसके बाद आना शुरू होंगे। तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा, इंडेक्स नाम इसलिए रखा। अब आपने ये टेक्स्ट एडिटर इतना इंटेलिजेंट है कि आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है HTML और इंटर प्रेस कर देना, ये सारा कुछ खुद बना देगा। ठीक है, ये देखना है ना, ये बॉडी टैग आ गया खुद ही, हेड का टैग आ गया, मेटा का टैग आ गया, टाइटल, सारा टैग खुद आ जाएंगे। सिर्फ आपने HTML लिख के इंटर कर देना। बाकी ये सारी चीज़ें, अब हमारा काम जो है वो हमने समझे कि ये बना लिया, ये हमने ये देखे, ये बॉडी बना ली है, जो ये वाली आ रही है, ये बॉडी का टैग बन गया। अब हमने क्या करना है, हेडर बनाना है। तो आपने सिर्फ इसके अंदर लिखना है, बन गया, बस सिर्फ हेडर लिखना है और वो उसकी फुल ब फुल डिवीजन कर देगा। हेडर का टैग जो इतना बड़ा था आप देख रहे थे वो सारा बन गया। अब उसके बाद हेडर के अंदर बता रही पता नहीं चल रहा। ये देखिए, बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या मुझे नजर आया था, हेडर। तो मैं सिर्फ लिखूंगा हेडर और उसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये हेडर का टैग खुद ब खुद से सारा लग जाएगा, ओपनिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी। अब उसके बाद हेडर के अंदर जो था, हेडर के अंदर अगली चीज़ क्या थी, ये वाली डिवीज़न, ये डिवीज़न। तो इसका नाम आप नेविगेशन रख लें। अगर नहीं नाम रखना तो ये देखिए मैं डिव का टैग यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ टॉप, क्योंकि ऊपर का ना आसान नाम रख लेते हैं, टॉप नाम रखिए उसका। फिर उसके बाद फिर नहीं नजर आया, ये देखिए हेडर के अंदर डिवीजन बनानी थी तो सिर्फ इसका नाम मैंने क्या रखा, डिव, और क्लास का नाम क्या रख दिया, टॉप। अब दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्लास और आईडी। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, लेकिन अभी हम इसका डिफरेंस नहीं देखेंगे। अभी आपके सामने क्लास लिखा है, हम इसको क्लास के साथ ही कर देंगे बस। ठीक है, हम उसके अभी हक में नहीं पड़ते कि क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है, लेकिन जब ये सारा बन जाएगा फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है। ठीक है, ये हो गया, टॉप बन गया। अब उसके बाद टॉप जो था, ये हमारा टॉप आ गया। टॉप के अंदर एक डिवीजन है जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, दो डिवीजन हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मैं ये देखिए, ये टॉप के अंदर दो डिवीजन है, डिव लेफ्ट
और फिर राइट। ठीक हो गया, ये 2 डिवीजन बन गए इसका। ठीक है, तो नाम याद रखने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, ताकि मुझे भी याद रहे कि ये टॉप के अंदर की डिवीजन है। ठीक हो गया, ये देखिए ये हमारा टॉप का डिवीजन जो है वो पूरा हो गया। अगर आप इसको अपने हाथ से इस तरह से लिखेंगे ना, डिवीजन इस तरह भी लिखा जाएगा, डिवीजन क्लास इक्वल टू टॉप, फिर उसके बाद आप इसको बंद करेंगे तो आपको भूल जाएगा कि क्लोजिंग टैग कौन सा था। अगर आप सिर्फ डिवीजन लिखेंगे तो वो क्लोजिंग टैग भी लगा देगा और आपको यहाँ पर ले आएगा। तो आपने खुद से नहीं लिखना, सिर्फ इसकी इंटेलिजेंस को यूज़ करना। ठीक है, ये दोनों डिवीजन्स बन गई। अभी हम डिवीजन्स बना रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे इसके अंदर, अभी सिर्फ स्केलेटन बन रहा है। इसके बाद ये, और इसके बाद इस हेडर को, टॉप हो गया, ये दोनों डिवीजन हो गई। अब इस हेडर को भी फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। हेडर को, टॉप को नहीं, हेडर को 2 हिस्सों में डिवाइड किए। तो ये देखें, ये टॉप का टैग था, ये उसने अंडरलाइन कर दिया, ये पूरा टैग जो है वो टॉप का है। ये देखो, ये पूरा जो उसने अंडरलाइन खुद ही कर दिया, ये पूरा क्या है, टॉप का टैग है। हमने इसके अंदर अब डिवीजन नहीं बनानी है, इसके अंदर की डिवीजन पूरी हो गई है। अब 2 डिवीजन किसके अंदर थी, हेडर के अंदर। तो ये पूरा टैग हेडर का था, तो ये डिवीजन उसके अंदर आएगा, हेडर के अंदर। समझ आई ये वाली बात या नहीं? आ गई सबको? आई? ये देखें, हमने ये वाली जो डिवीजन है ना, ये अब हेडर के अंदर बनानी है, टॉप के अंदर नहीं बनानी। तो इसलिए मैंने इसको हेडर के अंदर यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके अंदर नहीं लिख रहा, इधर लिखना है। ये इस टॉप को आप इस तरह से बंद भी कर सकती हैं, अब आपको समझ लग जाएगा कि ये हेडर के अंदर है। ठीक है, ये हेडर के अंदर है। अब हेडर के अंदर 2 डिवीजन हैं, डिव लिखूंगा, इंटर कर दूंगा, एच लेफ्ट, ये हेडर की लेफ्ट साइड की डिवीजन, और ये हेडर की राइट साइड की डिवीजन। चलो, सारे काम पूरे हो गए, डिवीजन जो थी वो सारी बन गई। अब मैं अपना HTML का पेज व्यू करता हूँ कि वो कैसा नज़र आता है। उसमें कुछ नज़र आएगा लिखा हुआ? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमने कंटेंट तो डाले नहीं, हमने तो अभी सिर्फ डिवीजन्स की हुई है, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। ये HTML का पेज है जो इस वक्त बिल्कुल खाली है। ठीक है, इस पर कुछ नहीं नज़र आ रहा। डिवीजन्स के अंदर जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं तब तक नहीं नज़र आएंगे। अगर आपने डिवीजन्स को देखना है तो इसको कलर देंगे, हाइट देंगे, वो फिर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारा काम है कि हमने ये वाला लोगो जो है वो टॉप के हेडर के लेफ़्ट साइड पे लगाना है। तो आपने सबसे पहले तो इस लोगो को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। वैसे तो ये टेक्स्ट है, लेकिन अगर लोगो होता तो आप कैसे निकालते हैं? देखें, इस वाले आइकन को सिलेक्ट करके रखें, ऑटो सेलेक्ट को चेक रखें। उसके बाद आप जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे वो लेयर खुद ब खुद ही ग्रैब करता रहेगा। ये साइड पे ले देखें, वो लेयर्स खुद ही पकड़ता जा रहा है। अब आपने सिर्फ इस पे क्लिक कर दें, ये उसने, ये देखिए, खुद ही सिलेक्ट कर दी और ये वही लेयर है जो मुझे चाहिए। इस पर राइट क्लिक करें और इसको क्या कर दें, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG फाइल। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ लोगो। ठीक है, अब ये वाला लोगो जो है वो मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया होगा। ये देखिए, ये आ गया, ये वो फाइल है। अब इस वाली फाइल को मैंने लगाना है, ये इमेज है, तो इमेज लगाने के लिए टैग कौन सा यूज़ होता था? IMG टैग। और ये लेफ्ट साइड पे लगना है इसकी, तो मैं सीधा इसकी लेफ्ट साइड में आ गया। इमेज, तो उस इमेज का सोर्स बताना है आपने, तो वो इमेज आपके इस वाले फोल्डर में पड़ा होना चाहिए। ये अभी मैं रफली इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, फिर इसकी सारी हायरार्की बनाएंगे। अभी बस मुश्किल ना हो समझने में, मैं इसलिए इसको इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, ये इमेज आ गया मेरे इस फोल्डर के अंदर। और अब मैं इसका नाम, अब इसको, ये है इमेज का टैग। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद लिखी आ जाएंगी जब आप सिर्फ IMG लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? सोर्स, कि इमेज किस सोर्स से उठाना है। SRC का मतलब है सोर्स। तो मैंने उसको सोर्स क्या बताना है, मेरा ये वाला इमेज का पाथ। अगर तो इमेज इंडेक्स फाइल और इमेज
एक ही फोल्डर के अंदर है तो सिर्फ आप फिर इमेज का नाम लिखेंगे logo.png, बस ये इमेज सेट कर देगा। ये क्या है? ALT। ALT का मतलब क्या है? अल्टरनेट, कि अगर इमेज शो नहीं हो रहे तो उसका अल्टरनेट शो कर दे। अल्टरनेट में हमेशा टेक्स्ट लिखते होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिख देता हूँ लोगों, ठीक है। अब मैं इसको, क्योंकि ये वैसे भी वाइट ही है, मैं अभी के लिए बॉडी का कलर जो है वो ब्लैक कर दूँ। और अब मैं व्यू करता हूँ, ये देखिए ये आ गया ना लोगो। बॉडी का कलर मैंने ब्लैक किया ताकि हमें लोगो नजर आ जाए, क्योंकि लोगो भी वाइट ही था। ये हमारा लोगो है। अच्छा, हमने अगर से टॉप से लिया था तो वो टॉप पर ही आएगा इधर भी? टॉप पर आएगा, क्योंकि हमने ना पहले स्केलेटन बनाया ही इसलिए था कि हम उसमें चीज़ें लिखते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे जाके सेट होती है। स्केलेटन बनाने का फ़ायदा ही यही था। अच्छा, अब ये आ गया यहाँ पे लोगो। अगर मैं इस लोगो का नाम दे दूँ गलत, लोगो 1 कर दिया मैंने, तो अब ये इमेज शो नहीं होगा। क्या शो होगा? अल्टरनेट टैग शो होगा। अल्टरनेट टैग के अंदर जो भी लिखा होगा वो शो हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और ये इमेज देखें, इमेज कट गया और ये देखें ये लिखा हुआ लोगो, क्योंकि टेक्स्ट उसका ब्लैक था इसलिए हमें नज़र नहीं आया, ठीक है। तो जब इमेज नहीं होगा तो इस तरह से ये वाला लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, अल्टरनेट उसका। और अगर इमेज ठीक होगा तो इमेज लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं इसका बॉडी का कलर ख़त्म कर दूँ और हम एक नई चीज़ देखते हैं। वो ये है कि आपने मुझे, ये भी इमेज है पीछे वाला भी, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो स्लाइड सी बनी हुई है, ये भी इमेज है और ये वाला भी इमेज है फ़ोन वाला। लेकिन इन दोनों इमेजेस में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? वो फ़र्क क्या है? हाँ, ये देखें, ये वाला जो इमेज है ना, ये वाला, ये बैकग्राउंड इमेज है और ये वाला फोरग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज हमेशा CSS में जाके लगाते हैं, फोरग्राउंड इमेज हमेशा HTML के अंदर जाके लगाते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। बैकग्राउंड इमेज हमेशा CSS में और फोरग्राउंड इमेज हमेशा HTML की फाइल में। अब मुझे कैसे पता चला ये बैकग्राउंड है? ऐसा इमेज जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो या उस इमेज के ऊपर एक और इमेज हो तो वो बैकग्राउंड इमेज होता है। और ऐसा इमेज जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो वो फोरग्राउंड इमेज होता है, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड इमेज किस में लगता है? जाके CSS की फाइल में, और ये HTML की फाइल में। अब CSS की फाइल कहाँ से आएगी? वो तो बनाई नहीं हमने। तो इसका मतलब है कि न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ style.css, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका मतलब होता है। हमें मतलब से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको अरेंज करना है। अच्छा, ये है स्टाइल शीट। अब स्टाइल शीट क्या है? स्टाइल शीट ऐसी ही है कि ये स्केलेटन बनाती है और ये स्केलेटन के ऊपर, इसका भी नाम स्टाइल रखना जरूरी है? नहीं नहीं, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। वो वैसे स्टाइल के लिए, क्योंकि इसने स्टाइलिंग करनी होती है इसकी, तो हम इसका स्टाइल नाम रखते हैं। अब देखें, ये HTML की फाइल क्या बनाती है? स्केलेटन। स्केलेटन सारा हमने लिखा था। ये फाइल क्या बनाती है? उसको स्टाइल देती है, यानी कि उस स्केलेटन को कपड़े पहना देती है, ठीक है। ये ऐसी है कि अगर धोया हुआ मुंह और मेकअप वाला मुंह ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये वाला मुंह सादा है और ये वाला हम इसके ऊपर सुर्खी पाउडर लगा के इसको सेट कर दें, ठीक है। तो अब हमने ना इसके अंदर कुछ चीज़ों को देखना है। वो ये है कि ये वाला जो इमेज नज़र आ रहा है ये पूरा हेडर में लगा हुआ है, ऐसे ही है ना, पूरे हेडर पे लगा हुआ है। तो मुझे सबसे पहले तो ये इमेज निकाल ली, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने ये इमेज सेलेक्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने इसको निकालना है तो क्या करूँगा? राइट क्लिक, क्विक एक्सपोर्ट एज, और इसका नाम मैं दे देता हूँ BG, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड पूरा लिख देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ।
जाके चेक करता हूँ कि डेस्कटॉप पर है भी या नहीं। तो ये देखिए ये मैंने पूरा इमेज निकाला, ठीक है। अब इसका कलर बहुत तो हमने दिया नहीं था। मैंने इमेज निकाल लिया, ये इमेज एक्सट्रैक्ट किया, कोई एक्सपोर्ट एज पीएनजी करके मतलब है कि आपने इमेज निकाल लिया, ठीक है। अब हमने ये इमेज निकाल लिया। अब ये इमेज हमने कहाँ लगाना है? हाँ CSS की फाइल में, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज था। बैकग्राउंड इमेज कहाँ जाके लगता है? CSS की फाइल में। तो मैं इसको, और ये किसके साथ लगा हुआ था? हेडर का इमेज था, तो इधर मैं लिखूंगा हेडर, ताकि उसे पता चल जाए कि ये इमेज कहाँ का है, हेडर का इमेज है। बैकग्राउंड, अब ये जैसे मैं बैकग्राउंड लिखूंगा, ये देखें मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, तो मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन लेना है? इमेज का। अब ये मुझसे URL पूछेगा उस इमेज। URL का मतलब वही है जो सोर्स का मतलब था, पाथ बताना। पाथ बताने के लिए क्या लिखेंगे? logo.png। तो सॉरी, इसका लोगो नहीं है, इसका है बैकग्राउंड। वो इमेज यहाँ पर है नहीं, तो पहले ड्रैग कर ले इसके ऊपर, ये आ जाएगा इमेज, ठीक है। और अब मैं इसका पाथ इसको बता देता हूँ कि क्या है, बैकग्राउंड इमेज डॉट png। एक्सटेंशन लाजमी बता दूँ। अब ये इमेज शो हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों? नहीं, आई तो कैपिटल ही था, इसमें भी कैपिटल है, आई दोनों तरफ कैपिटल है। ये देखो इसमें स्मॉल है, इस तरह से शो है। अगर इमेज स्मॉल, ये देखें है ना कैपिटल, तो अगर स्मॉल होगा तो इस तरह से आएगा, कैपिटल होगा तो वो इसी तरह ही आएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इमेज शो नहीं होगा। अब यहाँ पर ना आपको स्टाइल शीट के मसले आने शुरू हो जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई इमेज नहीं आ रहा। अब यहाँ पर स्टाइल शीट के मसले आएंगे, यहाँ पर क्लासेस, आईडीज, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज क्यों नहीं आ रहा? इमेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने डिवीजन को हाइट ही नहीं बताई कि उसकी हाइट कितनी है। ये देखिए ये हाइट आ रही है, ये हाइट किस तरह से आएगी? यही वाला आइकन ही सिलेक्ट रखना है और कोई आइकन सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ बाहर कहीं पे भी क्लिक करें और ड्रैग करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप ड्रैग करके अंदर लाएंगे वो हाइट बताना शुरू कर देंगे। यहाँ तक चाहिए मुझे हाइट। ये हाइट कितनी है? 1246 पिक्सल्स, बहुत बड़ी हाइट है ये एक्चुअल हाइट पे नहीं खड़ा स्क्रीन इसमें। तो हमें सबसे पहले इस PSG को एक्चुअल साइज़ में लेके आना। ये PSG का एक्चुअल साइज़ नहीं है। एक्चुअल साइज़ मुझे कैसे पता चलेगा? इस PSG का साइज़ और है, इस ब्राउज़र का साइज़ और है, दोनों अलग अलग साइज़ के। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी ब्राउज़र की विंडो का साइज़ जो है वो इस PSG के साइज़ के इक्वल होना चाहिए? उसका आसान तरीका जो है वो ये है कि आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें। इंस्पेक्ट पे क्लिक करके ये वाला जो आइकन नज़र आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट कर लें। अब ये देखें, अब मैं जैसे ये ऊपर बन गई ना बार, ये देखें बीच में लिखा क्या आ रहा है? लैपटॉप लार्ज स्क्रीन्स, लैपटॉप मीडियम स्क्रीन्स, टैबलेट की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन। आपको जिस स्क्रीन के लिए चाहिए उस पर क्लिक कर दें और साथ में उसके पिक्सल भी लिखे आ रहे हैं कितने? 1440। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब ये 1440 पिक्सल्स पे, तो मुझे क्या चाहिए? विड्थ PSG की 1440 पिक्सल होनी चाहिए। तो इसको 1440 पिक्सल में करने के लिए फाइल, सेव फॉर वेब, ये देखिए ये साइज़ आ रहा है लिखा हुआ है, कितना बड़ा साइज़ था 1700। तो हमें इसको किस साइज़ में लेके डालना है? 1440। इसको अब मैं करूँगा सेव। अब ये JPG इमेज बनेगी या PNG बनानी, क्योंकि हम PNG पे काम कर रहे हैं तो हम इसको PNG कर लेते हैं, ठीक है। अब ये PNG इमेज है, इसका साइज़ क्या है? अब ये काम जो है थोड़ा ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। ये इमेज सेव होगी। अब आपने इस इमेज को इसी फोटोशॉप के अंदर खोल लेना। कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो वो पूछ लेगा कौन सा इमेज है। ये वाला इमेज अभी बनाया था, इसको मैंने खोल लिया। अब मैं दोबारा से साइज़ लेने लगा हूँ। आइकन देखें वही सिलेक्ट और कोई आइकन नहीं सिलेक्ट हुआ। इसके लिए इसमें साइज़ लेके आने के लिए आपको ये वाला आइकन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये साइज़ बताएगा आपको, ये देखें
अब पता चली कितनी हाइट है? ये है एक्चुअल हाइट 792। उस वक्त हाइट कितनी आ रही थी? इधर से अगर हाइट आप कैलकुलेट करना शुरू करें तो ये देखें 939। ये एक्चुअल हाइट नहीं थी, एक्चुअल हाइट ये वाली है। और ये किस स्क्रीन के लिए है? 1440 पिक्सल की स्क्रीन के लिए। ये प्रोसेस समझ आया? ये दोबारा रिपीट करो। ये देखो, सबसे पहले तो आपको आपका ब्राउज़र की विंडो का पता होना चाहिए कि कितने साइज़ की है। उसको आप कैसे करेंगे? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे क्लिक, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये देखें, जैसे ही इस आइकन पे क्लिक होगा तो इस तरह की बार बन जाएगी। इधर से ढूंढ लें कौन सी स्क्रीन के लिए चाहिए। लैपटॉप की लार्ज स्क्रीन के लिए चाहिए तो ये देखें, इसका साइज़ आ जाएगा। लैपटॉप की स्मॉल स्क्रीन के लिए चाहिए तो ये साइज़ आ जाएगा। मुझे चाहिए था लार्ज स्क्रीन के लिए 1404 के लिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आया अपनी PSG में वापस, फाइल पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। यहाँ से उसका साइज़ क्या कर दिया 1440, ये उसका साइज़ कर दिया। इसके बाद सेव किया तो वो मेरी जो PSG थी वो सारी किस साइज़ पे बन गई 1440 में। और अब वो PSG नहीं रही, वो कौन सी फाइल बन गई PNG की। ये PSG की फाइल और ये PNG की फाइल। अब समझ आई? अब मुझे बताएंगे ये वाले सारे स्टेप। मुझे निकालना है साइज, तो मैं किस तरह से निकालूंगा? राइट क्लिक, उसके बाद इंस्पेक्ट, उसके बाद आप बताएं। कुछ नहीं होता, गलत बता दें सारे, कोई स्कॉलर नहीं है यहाँ पे, सारे ऐसे ही बता दें क्या करना है। साइज, हाँ लैपटॉप की स्क्रीन का साइज, ये वाला साइज 1440। इसके बाद क्या करना है? हाँ PSG की फाइल में आना है, फाइल पे क्लिक करना है, फिर क्या करना है? और फिर साइज, ये आपकी फाइल बन जाएगी। अब आपके सामने दो फाइलें खुली हुई हैं, एक PSG की फाइल और एक PNG की फाइल। इन दोनों पे काम करना है। और इन दोनों में से क्या काम लेना है? ऑल काइंड ऑफ साइजेस विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम PNG। जितने भी साइजेस हैं वो सारे आप कहाँ से पता करेंगे? PNG की फाइल से। यानी कि अगर मैंने देखना हो कि इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है तो मुझे PNG की फाइल से पता लगेगा। लेकिन अगर मैंने ये वाला इमेज निकालना है तो मैं कहाँ से निकालूंगा? PSG की फाइल से। इमेजेस को निकालना PSG की फाइल से, साइजेस को निकालना PNG की फाइल से, बैकग्राउंड वाला इमेज लगाना CSS की फाइल में, फोरग्राउंड वाला इमेज लगाना HTML की फाइल में। ठीक है, ये डिफरेंसेस चलें जी। अब हो गया। अब मुझे इसके साइज पता चल गया जी, इसकी हाइट कितनी है 790 पिक्सल। तो मैं हेडर में आऊँगा वापस, ये मेरी स्टाइल शीट का हेडर है। अब मैंने यहाँ पे क्या बतानी है इसको? हाइट कितनी बताऊँगा? 792 पिक्सल्स, इतनी थी ना। तो ये हाइट इसको बता दें। हाँ कॉलम खुद ही, आप जैसे लिखते जाएंगे WIDTH विड्थ, ये कॉलम आ जाएगा। हाथ से लिखने बैठेंगे तो गलती करेंगे। ठीक है, हाइट आ गई 792 पिक्सल। अभी मैच्योर, हाँ ये बिल्ट, सब कुछ बिल्ट इन है। एक गलती आप लोग जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि न्यू फाइल बनाते हैं। ये देखें, ये न्यू फाइल बनाई मैंने एक, आप यहाँ पे लिखते हैं HTML, इंटर करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। वो गलती क्या है कि जैसे ही आपने फाइल बनानी है, फाइल को सेव कर दें। अब अगर मैं इस फाइल को अब देखें, दोबारा सेव कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ जी second.html के नाम से। अब देखें, अब मैं लिखूँगा HTML, ये ले। अब मेरा काम होगा। इसी तरह स्टाइल शीट के साथ भी करेंगे, पहले उसको सेव करेंगे फिर चलाएंगे, वरना वो नहीं काम करेंगे। ठीक है, ये हाइट लिख दी मैंने, तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, हाइट पे इमेज ही नहीं आ रहा। ये क्या हो ना, यहाँ पर इमेज आ रहा है, बैकग्राउंड इमेज ना, यहाँ पे इमेज आ रहा है। अब क्या करें?
अब जब इस तरह की सिचुएशन हो, पता नहीं चल रहा हो ना कि कैसे करना है काम, क्यों नहीं इमेज आ रहा, तो इस पर क्लिक करें, राइट, इंस्पेक्ट करें। अब इस आइकन की बजाय इस वाले आइकन को सिलेक्ट करें। अब ये देखें, ये वो खुद ब खुद ही चीज़ें डिवीजन को पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखें, पहले वाली डिवीजन का नाम HTML, उसके अंदर की डिवीजन का नाम T लेफ्ट, मतलब है ये टॉप के लेफ्ट में खड़ा है। ये IMG का टैग, वो खुद ब खुद ही ग्रैब करता जा रहा है चीज़ों को। तो मुझे इसमें इमेज नहीं नज़र आ रहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमने ये वाली जो स्टाइल शीट बनाई है, ये इस वाले HTML के साथ लिंक नहीं की हुई। हमें इसको क्या करना है, लिंक करवाना है। मैं लिंक बोल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा भी, वो सारी चीज़ें खुद बना देंगे, मुझे कुछ नहीं करना। इसका मतलब होता है ये लिंक है। REL का मतलब होता है रिलेशनशिप, कि इस वाले लिंक का रिलेशनशिप टाइप क्या है, स्टाइल शीट बना रहा हूँ, स्टाइल शीट है इसका रिलेशनशिप। href का मतलब है हाँ हाइपर रेफरेंस, href। इसके अंदर हमने क्या बताना होता है, पाथ, जिस तरह इमेज वाले सोर्स के अंदर बताया था, इसके अंदर भी मैं पाथ उसको बता रहा हूँ, स्टाइल डॉट CSS। ये हो गया, रिफ्रेश, आ गया इमेज। ये देखिए, ये इमेज इस तरह से आया, ये इमेज वैसा नहीं आया। नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी स्क्रीन का साइज और छोटा है। इंस्पेक्ट, ये वाला आइकन, ये लार्ज स्क्रीन की बजाय ये लैपटॉप की स्मॉल स्क्रीन है, 1024 साइज है इसका। अब देखें, अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ इस PSD के साथ। मुझे 1024 साइज पे लेके डालना है।